गार्ड करते थे वो चारों के चारों ही अभी मारे गए हैं। एंड यहाँ पे साथ से बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है उन चारों को रिजरेक्ट होने में। इसी वजह से उस टाइम के अंदर जो 11th फ्लोर का लाइफ सर्कल है वो बहुत बड़े मेस क्रिएट हो सकता है, बिकॉज वो उस फ्लोर के पिलर्स थे। अगर यहाँ पे उन दोनों का मिथिकल बीस्ट भी एक लेजेंडरी बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे जनवू सोच रहा है कि उस बीस्ट को भी वो उन चारों लेजेंडरी बीस्ट का पोजीशन दे देगा। एंड अगर ये सच में हो जाता है तो जनवू एंड उन तीनों के पास 11th फ्लोर का हर एक चीज का कंट्रोल आ जाएगा। एंड यहाँ पे जनवू के पास एंड उन दोनों के पास भी बहुत सारे कर्मा एंड रिवॉर्ड्स इस वजह से आने लगेगा। ये सब कुछ सुनकर तो दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पांते कहने लगता है कि जनवू ने इतना सब कुछ उन दोनों के लिए किया है। इरोडा भी यहाँ पे जनवू को थैंक कहता है और जनवू भी यहाँ पे उन दोनों को कह देता है कि इतना ज्यादा थैंकफुल होने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जनवू यहाँ पे खुद के क्वेस्ट को कंप्लीट करने वाला है उन दोनों के थ्रू। बट क्या वो दोनों इस चीज के ऊपर ओके फील कर रहे हैं? तभी पांते यहाँ पे इरोडा के साथ बातें करने लग जाता है। वो यहाँ पे अभी से ही कैलकुलेट करने लग जाता है कि उसे कितना ज्यादा कर्मा मिलेगा अगर उसके पास भी एक लेजेंडरी बीस्ट आ जाता है। तो अब इरोडा भी यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे तो उसका मेन इंटरेस्ट है एल्डर्स का रिएक्शंस के ऊपर, बिकॉज उन दोनों के पास अगर एक लेजेंडरी बीस्ट आ जाता है तो उन दोनों का इज्जत इस क्लैन पे और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जनवू भी यहाँ पे सोचने लगता है कि शायद से उन दोनों को जनवू को और ज्यादा कुछ नहीं कहना पड़ेगा। अब जनवू भी यहाँ पे कहता है कि अगर उसके पास 11th फ्लोर आ जाता है जहाँ पे लेजेंडरी मैथिकल एंड मैजिकल पीस रहता है तो इस पूरे के पूरे टावर का एक वैल्यूएबल चीज जनवू के कंट्रोल में आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है उस सिंपल एंड कार्मा एंड रिवॉर्ड्स के साथ। अगर किसी एक पर्सन के पास एक एंटायर फ्लोर रह जाता है तो उसे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस टावर में। एंड उसके साथ साथ अगर कोई न्यू अचीवमेंट इस फ्लोर पे आता है तो वो भी जनवू बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाएगा। यहाँ पे शायद से जनवू ऐसा कोई एक चीज को भी अचीव कर सकता है जो पहले किसी ने अचीव ना किया हो। शायद से जनवू के पास भी उस चीज को लेके एक ऐसा रिवॉर्ड आ सकता है जो पावर के मामले में उस ओलंपस के 2 रिवॉर्ड से बराबरी कर पाए। अभी जनवू उन दोनों को कहता है कि वो अभी कहीं पे जा रहा है बिकॉज उसे कुछ ना कुछ चीजें ट्राई करना है अभी। अब यहाँ पे पांथे भी जनवू को पूछ लेते कि क्या वो अभी निकल जाएगा, बिकॉज उनको तो अभी डिसाइड भी करना है ये डिमोनिक ड्रैगन को कौन सा नाम देना है। और जनवू भी कहता है कि वो स्लोली इस बारे में सोचने वाला है तो उतना ज्यादा परेशानी लेने का जरूरत नहीं है। जनवू उन दोनों को कह भी देता है कि वो अभी ट्रेनिंग के बारे में सोचा, इस वजह से उन दोनों को जनवू को ढूंढना नहीं चाहिए। जनवू अभी उन दोनों से मुलाकात नहीं करना चाहता। अब पांथे भी यहाँ पे कहता है कि उनके बड़े भाई हमेशा बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं कुछ ना कुछ काम में। अब इरोडा भी यहाँ पे कहती है कि हाँ वैसे भी अभी इवनिंग होने ही वाला है, ऐसे जनवू पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेता उसके बाद लिफ्ट करता तो अच्छा रहता। तभी जनवू उड़ते हुए खाली जगह पे आके लैंड होता है। वो इधर उधर देख के समझ पाता है कि इतने दूर तक साथ से कोई नहीं आएगा। तभी वो खुद के ब्रेसलेट के अंदर से बाहाल एंड लियोन्टे दोनों का ही सोल को बाहर निकालता है। लियोन्टे एंड बाहाल तो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लियोन्टे सोचने लगता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। बाहाल लियोन्टे को कहता है कि शायद से वो दोनों आउटसाइड में आ चुके हैं। जनवू उन दोनों को गुस्से में पूछ रहे थे क्या यहाँ पे उन दोनों को अच्छा लग रहा है आउटसाइड वर्ल्ड को देखते हुए, बिकॉज जो इनसाइड वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा सफोकेटिंग था शायद से उन लोगों के लिए। जनवू को फिर से देख के बाहाल एंड लियोन्टे दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बट जनवू यहाँ पे उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए खुद के डार्क पावर को यूज करता है और उन दोनों को टॉर्चर करने लगता है। जनवू यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में उन दोनों को कह देता है कि उसने उन दोनों से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बाहर निकाला है। यहाँ पे उन दोनों को इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट जनवू के सामने। उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका आंसर उन दोनों को देना पड़ेगा। तभी बाहाल भी यहाँ पे गुस्से में कहते हैं क्या वो चार जनवू है, उसका हिम्मत कैसे हुआ उन दोनों को इस हालत में डालने का। लियोन्टे भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। आर्टिया ग्रुप का लीडर अभी जिंदा हो चुका है फिर से, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी बाहाल यहाँ पे फिर से कहता है कि क्या उसे लगता है कि इस जैसे कमजोर पावर से वो उन दोनों को अटका के रख सकता है। अब जनवू भी यहाँ पे खुद के पावर को उन दोनों के ऊपर फिर से अप्लाई करता है। इस वजह से बाहाल को बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। वो वहाँ पे जनवू को रोकने के लिए कहता है इस चीज को। जनवू भी गुस्से में उसको कहता है कि क्या उसने वार्न नहीं किया था यहाँ पे बाहाल को चुप रहने के लिए, उसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर देना है। जनवू डायरेक्टली उन दोनों से पूछ लेता है कि यहाँ पे जो स्टोन था वो असलियत पे क्या है एंड उसके साथ साथ रेड ड्रैगन क्लैन क्यों इस स्टोन को हासिल करने के लिए इतना ज्यादा बेकरार है, क्यों उन लोगों ने असुर सॉफ्टलैंड के साथ इतना बड़ा एक फाइट ले लिया इस टावर के अंदर। जनवू को इस पूरे की पूरी सिचुएशन के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन उन दोनों से चाहिए। अब लियोन्टे तो यहाँ पे सोचने लगता है कि वो तो श्योर था जनवू का छोटा भाई यानी कि उनका फ्रेंड पहले मारा गया था, बिकॉज लियोन्टे खुद एक शॉट को जनवू के छोटे भाई के अंदर स्टेप किया था। लियोन्टे भी यहाँ पे पूछना था कि वो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे आ सकता है। लियोन्टे भी यहाँ पे गुस्से में कह देता है कि वो जनवू नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। बाहाल भी यहाँ पे कहता है कि वो जनवू की छोटे भाई की तरह दिखता तो जरूर है बट वो कौन है, वो नहीं मतलब उनका लीडर नहीं हो सकता। अब जनवू फिर से उन लोगों को गुस्से में कह देता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही काम है, वो है जनवू के क्वेश्चंस का आंसर देना। तभी जनवू फिर से उसका पावर्स को बाल के ऊपर अप्लाई करता है। अब बाल तो यहाँ पे दर्द के मारे सब कुछ रोकने के लिए कहता है। थोड़ा बहुत और दर्द देने के बाद जनवू लियोन्टे के पास जाता है। अब लियोन्टे तो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जनवू यहाँ पे कह देता है कि शायद से लियोन्टे के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा बाल से। जनवू यहाँ पे लियोन्टे को भी अभी टॉर्चर करने लगता है। लियोन्टे यहाँ पे जनवू को रुकने के लिए कहता है। वो यहाँ पे कहता भी है कि उसने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन तो जनवू को दे दिया है तो वो रुक क्यों नहीं रहा है। वो यहाँ पे जनवू के पास से बेग करने लगता है उसे मार डालने के लिए। अब जनवू भी उससे पूछ रहे थे क्या उसके मुताबिक उसने जो चीज को तैयार किया था वो था स्टोन ऑफ द स्टेज।
अब ये जो स्टोन ऑफ द सेज है ना, ये असलियत में एक मैजिकल डिवाइस है जिसे हासिल करने के लिए सारे के सारे प्लेयर्स कुछ भी कर सकते हैं इस टावर में। ये स्टोन के थ्रू कोई भी प्लेयर के पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ माना आ जाता है, जिसके वजह से वो अनंत काल तक खुद के मैजिक अटैक्स को यूज कर सकता है। एंड जिसके पास जितना ज्यादा मैजिक अटैक होगा वो तो इस टावर पे उतना ही ज्यादा पावरफुल भी होगा। जनवू तभी गुस्सा होकर लियोंटे को पूछ लेता है कि क्या वो जनवू को बेवकूफ समझाए, क्या उसे लगता है कि जनवू इस तरीके का एक अब्सर्ड लाई को बिलीव करेगा। अब लियोंटे भी यहाँ पे कहता है कि वो अभी बहुत बड़े सिचुएशन पे फंस चुका है एंड इस सिचुएशन पे फंस के भी वो क्यों किसी के पास झूठ बोलेगा। हाँ, ये चीज सच है कि इस तरीके का स्टोन को पहले टावर पे किसी ने तैयार नहीं किया था, बट लियोंटे ने इस काम में सक्सेस हासिल किया। अब यहाँ पे स्टोन का ना एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जो किसी को नहीं पता एंड उससे अनकवर करना अब भी बाकी है। जनवू थोड़ा सा उस स्टोन के स्टैट्स को चेक करते हुए समझ पाता है कि लियोंटे ने जो बातें कहा है वो सब कुछ झूठ तो नहीं है। फिर जनवू यहाँ पे लियोंटे को पूछ लेता है कि उस जैसा एक पर्सन कैसे इस तरीके का एक चीज को तैयार करने के लिए लग गया, बिकॉज उसके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन था ही नहीं इस बारे में। अब लियोंटे थोड़ा सा हेजिटेट होकर जनवू को कहता है कि असलियत पे उसने जो एमरल्ड टैबलेट है उसे चुरा लिया था, उसके थ्रू ही वो ये सब काम कर रहा था। और जनवू को तो इस एमरल्ड टैबलेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तभी लियोंटे को पूछ लेता है कि ये एमरल्ड टैबलेट असलियत पे है क्या। लियोंटे भी कहता है ये एक टाइप का एंशिएंट डॉक्यूमेंट है जिसको वायरा पोजेस करती थी। इसके अंदर ही स्टोन ऑफ द स्टेज का तैयार करने का हर एक इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ था। अभी वियरा नाम सुन के जनवू भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है। जनवू लियोंटे के पास से श्योर होने का कोशिश करती है क्या वो सच में वियरा ड्यून की ही बात कर रहा है। तो लियोंटे भी कहता है कि हाँ, वो उसका ही बात कर रहा है। लियोंटे फिर से जनवू के पास बेक करने लगता है कि उसने तो सब कुछ यहाँ पे जनवू को बता दिया, क्या वो अभी उसे मार डाल सकता है। अभी जनवू थोड़ा सा वियरा ड्यून के बारे में सोचने लग जाता है। वो यहाँ पे ये भी जान पाता है कि लियोंटे एंड बाकी सबके सब साथ से एक विच के थ्रू मैनिपुलेट हुए थे। अब ये जो वियरा ड्यून है ये था विच ऑफ द स्टार्स। ऑफ कोर्स ये जो क्लैन था ये असलियत पे 8 ग्रैंड क्लैन के बराबरी पे नहीं आता था, बट इसका जो पावर था वो 8 क्लैन से कम भी नहीं था। ऑफ कोर्स ये वियरा ड्यून आर्टिया का फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था एंड ऑल्सो जनवू के छोटे भाई का लवर। वियरा ड्यून के पास बहुत सारे फेसेस था, उसे पहचानना एक नॉर्मल पर्सन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसके पास था एक इनोसेंट लुक, उस पे साथ साथ एक सेडक्ट्रेस एबिलिटीज, इवन मेनी मोर थिंग्स। वो यहाँ पे खुद के फेसेस को चेंज करते करते एक पर्सन को खुद के काबू में लेके आ सकती थी। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिचुएशन डिपेंड करता था उस चीज के ऊपर। अब वियरा ड्यून का मेन एबिलिटी था सिडक्शन एंड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। जब तक किसी पर्सन को ये पता चलेगा कि वो वियरा ड्यून के थ्रू खेला गया है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुका होगा। ये वियरा ड्यून इतना ज्यादा मैलिशियस वुमन थी कि जनवू के छोटे भाई को भी ये बहुत देर बाद जब उसने सब कुछ खो दिया था तब पता चला। अब लियोंटे का जो पर्सनैलिटी एंड उसके साथ साथ उसका जो पावर का भूख है इस सब कुछ के थ्रू जनवू ये तो समझ गया है कि उसने बहुत इजीली वियरा ड्यून का जो सेडक्शन था उसमें गिर गया था। जनवू यहाँ पे लियोंटे को पूछ रहे थे क्या वो एंशिएंट डॉक्यूमेंट में इस स्टोन के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। लियोंटे ने इस तरीके का एक एंशिएंट डॉक्यूमेंट को हासिल कैसे किया। लियोंटे यहाँ पे कहता है कि उस एमरल्ड टैबलेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टोन को कैसे क्रिएट करना है इन सब कुछ के बारे में लिखा हुआ था। इस एमरल्ड टैबलेट को 69th फ्लोर पे ऑब्टेन किया जा सकता था। अब उन लोगों ने एक कोऑपरेशन किया था अस्ट्रो शॉर्टलैंड के साथ वॉलपर्जिस नाइट का। ऑफ कोर्स ये जो एमरल्ड टैबलेट है ये असलियत में वियरा ड्यून के पास जाने वाला था, बट लियोंटे ने इसे चोरी कर लिया। उसे चोरी करने के बाद लियोंटे सॉर्ड गॉड के पीछे छुप गया एंड वो एक ऐसा लोकेशन ढूंढने लगा जहाँ पे सॉर्ड गॉड का आइस ना पहुंच सके। बट ऑफ कोर्स इस टावर के अंदर सॉर्ड गॉड का आइस पहुंच ना सके ऐसा कोई भी प्लेस नहीं था। ये एक ऐसा प्लेस होने वाला था जहाँ पे आउटसाइडर का कोई इंटरफेरेंस हो ही ना सके। इसी वजह से लियोंटे ने खुद के सबऑर्डिनेट को ट्यूटोरियल स्टेज में भेज दिया एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। अब जनवू यहाँ पे पूछ रहे थे तो यहाँ पे जो एमरल्ड टैबलेट है वो अभी कहाँ पे है। लियोंटे भी कहता है कि उसने उस एमरल्ड टैबलेट को तोड़ दिया है, वो इस वर्ल्ड से चला गया है। अब जनवू तो ये सुन के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है बिकॉज वो अभी अगर एमरल्ड टैबलेट को देखता तो उसके ड्रैगन आई के थ्रू वो और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उस एमरल्ड टैबलेट से लेके आ सकता था। तभी जनवू यहाँ पे लियोंटे को ऑर्डर देता है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो उस एमरल्ड टैबलेट में लिखा हुआ है उसे डिटेल्ड वे पे जनवू को बताने के लिए। तभी लियोंटे भी यहाँ पे जनवू को पूछ लेती क्या ये सब कुछ बताने के बाद जनवू उसे मार डालेगा। जनवू तो गुस्से में यहाँ पे कहता है कि वो तो ऑलरेडी मारा जा चुका है, ऑफ कोर्स उसके सोल को वो डिसअपियर कर दे सकता है उसके बाद। तभी लियोंटे भी यहाँ पे थैंक्स कहने लगता है जनवू को। वो यहाँ पे जनवू को बताता है कि वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जनवू को बता देगा। अब ये जो स्टोन था ये तैयार हुआ था मिथिकल मैजिक एंड एल्केमी को जो बेस है उसे फॉलो करते हुए। हाँ, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत चाइनीज एल्केमी भी इस स्टोन के साथ मिला हुआ था। यहाँ पे ये सब कुछ कंप्लीट करने के लिए एक लंबा टाइम का जरूरत था, बट यहाँ पे एक छोटा सा फेक चीज भी है जिसके साथ एक छोटा सा लाई भी मिक्स किया हुआ है। अब जनवू को भी ये पता नहीं था कि इस तरीके का लाई किसने स्प्रेड किया है, बट जिसने भी किया है ये थॉरोली मैलिशियस इंटेंशन के लिए ही इस लाई को स्प्रेड किया गया है। जनवू ये भी सोचने लगता है कि इस पर्सन ने इस जैसा एक एमरल्ड टैबलेट को लिखा होगा। वियरा ड्यून भी इस चीज में इन्वॉल्व होकर क्या अचीव करना चाहती थी। अब लियोंटे भी यहाँ पे कहते कि उसने सब कुछ यहाँ पे जनवू को बता दिया है, सो प्लीज अभी जनवू उसे मार डाले। तभी जनवू भी खुद के डार्क मैजिक को यूज करता है एंड लियोंटे को कहता है कि ठीक है वो अभी उसे आजाद कर देगा, बट थोड़ा सा दर्दनाक वे पे। तभी वो खुद के स्पिरिट सोल्जर्स को ऑर्डर देता है लियोंटे को खा जाने के लिए। ये सुनकर तो स्पिरिट सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब लियोंटे तो यहाँ पे जनवू को पूछना कि उसने वादा किया था वो लियोंटे को मार डालेगा, बट वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी
लियोंटे के ऊपर हर एक स्पिरिट सोल्जर्स चढ़ के उसे खाने लगते हैं। अब ये सब कुछ देख के तो बहाल भी यहाँ पे समझ पाता है कि जनवू उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मतलब पीसफुली उनके सोल्स को आजाद नहीं करने वाला। जनवू यहाँ पे कोशिश कर रहा है उन दोनों के पूरे सोल को डिवावर करने का, जिसके थ्रू उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाए। एंड अगर यही केस है तो उन दोनों का रीइंकार्नेशन होने का कोई भी पॉसिबिलिटी अभी बनता नहीं है। अब जनवू यहाँ पे बहाल को पूछ रहे थे कि उसे पता है कि जनवू अभी उसे क्या पूछने वाला है। अब बहाल भी यहाँ पे जनवू को कहता है कि उसके पास अब कोई होप बचा नहीं है। बहाल भी यहाँ पे जनवू को सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा, जिसके बाद वो जितनी जल्दी हो सके इस वर्ल्ड को छोड़ के जा पाए। बट यहाँ पे ये जो सारे के सारे रीजन है, इन सब कुछ को जनवू जिस तरीके से समझ में नहीं पा रहा है, तो देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि वो कोई और पर्सन है। यहाँ पे समर क्वीन ने एक ऑल आउट वॉर असुरा शॉर्टलैंड के साथ इसीलिए शुरू किया जिससे उनको स्टोन ऑफ सेज मिल पाए। बट इन सारे के सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में जनवू को तो पता नहीं है। इसका मतलब वो असलियत पे आर्टिया ग्रुप का लीडर नहीं है। तभी बहाल यहाँ पे बताता है जनवू को कि एक ऐसा टाइम भी आया था जब जनवू के छोटे भाई ने समर क्वीन के साथ फाइट किया था। ऑफ कोर्स उस फाइट में जनवू के छोटे भाई मारा जरूर गया था, थोड़ी हार गया था, बट यहाँ पे समर क्वीन एक फेटल इंजरी से सफर कर रही थी। इस बारे में किसी को भी नहीं पता था, बट जो समर क्वीन का ड्रैगन हार्ट था वो उस फाइट के बाद टूट गया। अब ये सब कुछ सुनकर तो जनवू भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे बहाल ये भी कहता है कि एक ड्रैगन हार्ट नॉर्मल ह्यूमन हार्ट के जैसा नहीं है। ये जो हार्ट है इसके थ्रू कोई एक ड्रैगन स्पीसीज को खुद का मैना, खुद का पावर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वो एक हायर एग्जिस्टेंस में खुद को पहचानवा सकता है। बट यहाँ पे समर क्वीन के पास और कोई चारा नहीं था। इस वजह से उसका ब्रोकन हार्ट होने के बावजूद समर क्वीन ने एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर किया था असुरा शॉर्टलैंड के साथ। ये सब कुछ हुआ था सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस के लिए, उस स्टोन को हासिल करना एंड समर क्वीन के हार्ट को फिर से रिस्टोर करना। ऑफ कोर्स बहाल ने खुद का जो टारगेट था उसे फेल कर दिया था, बट फिर भी लियोंटे के पास तो वो स्टोन नहीं था। इसका मतलब वो लोग रॉन्ग प्लेस में उस स्टोन को ढूंढ रहे थे। जनवू तो ये सब कुछ सुन के खुश हो जाता है, बिकॉज उसके छोटे भाई ने कुछ न कुछ तो नुकसान किया था ड्रैगन प्लान का। यहाँ पे ये तो अच्छा बात है कि जनवू के छोटे भाई ने शांति से बैठा नहीं रहा एंड सिर्फ और सिर्फ मार नहीं खाया। जनवू तो ये सोच के हैरान है कि ये जो दो क्लैंस है ये एक दूसरे के साथ लड़ गए, इवन तो उनको पता भी नहीं था कि वो स्टोन कहाँ पे है। ऑफ कोर्स जनवू का यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इस स्टोन के ऊपर, बट जनवू को यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि अभी उसके प्लान को एडजस्ट करने का टाइम आ चुका है। अगर यहाँ पे समर क्वीन इस स्टोन को यूज करना चाहता है उसके ड्रैगन हार्ट के बदले में, तो इसका मतलब ये स्टोन जनवू के लिए एक बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है। वो इधर यहाँ पे जनवू खुद का मैजिक सर्किट्स को एडवांस करे, या फिर खुद के ड्रैगोनिक स्पीशीज के पावर्स को इंक्रीज करे, या फिर खुद के मैजिकल पावर्स को इंक्रीज करे। जनवू को यहाँ पे फायदा तो होगा। बहाल यहाँ पे जनवू को ये भी कहता है कि उसको नहीं पता जनवू अभी क्या प्लान कर रहा है, बट इस तरीके का इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ऑफ कोर्स ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ हाई रैंकर्स के अलावा किसी को भी नहीं पता। अगर यहाँ पे आउटसाइडर्स इस बारे में जान पाए तो रेड ड्रैगन क्लैन के साथ साथ समर क्वीन के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आने वाला है एंड शायद से रेड ड्रैगन क्लैन जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहाल को तो ये पता है कि इसके बाद जो सिचुएशन रहेगा टावर पे वो और भी ज्यादा क्योटिक हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स इस तरीके का क्योटिक सिचुएशन का फायदा जनवू तो उठा ही सकता है। तभी यहाँ पे जनवू बहाल को पूछ लेता है कि वो बहुत ज्यादा सबमिसिव हो रहा है, क्या यही सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है जो बहाल को जानता था। तभी यहाँ पे बहाल जनवू को पूछ रही थी क्या उसने उस रिंग शेप्ड आर्टिफैक्ट को लेके आया जो बहाल ने जनवू को दिया था। तभी जनवू भी उस आर्टिफैक्ट को बाहर निकल के बहाल को पूछ लेता है कि क्या यही वो आर्टिफैक्ट है। इसे देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एक सिंपल कॉपर रिंग है। अब बहाल भी यहाँ पे जनवू को कहता है कि उसे ये पता था कि जनवू इस तरीके के रिंग को नहीं छोड़ेगा एंड शायद से उसका लक भी उसका साथ दे रहा है। अगर वो थोड़ा सा इस रिंग को अच्छे तरीके से देखे तो इस रिंग के इनसाइड में बहुत सारे सिंबल्स इनग्रेव किया हुआ है। वो अगर यहाँ पे खुद के मैना को उस सिंबल्स के ऊपर फोकस करे तो यहाँ पे कुछ अजीब सा चीज होगा उसके साथ। अब जनवू जब वो सब कुछ करता है तो एक गोल्डन कलर का लाइट एमिटेड होता है उस रिंग से। अब उस गोल्डन लाइट की वजह से जनवू एक अलग प्लेस पे चला जाता है। वो भी सोचने लगता है ये प्लेस कौन सा है। अब इस रिंग का नाम था की ऑफ इंटेरियन। ये रिंग एक टाइप का लिमिटलेस स्टोरेज रूम था। यहाँ पे जनवू को बहुत सारा एसेट्स मिलता है। जनवू भी यहाँ पे समझ पाता है कि रेड ड्रैगन क्लैन को इसीलिए 8 ग्रेट क्लैन के अंदर बताया जाता है, बिकॉज उनके पास इतना ज्यादा एसेट्स है। ये सब कुछ देखते हुए जनवू ये तो समझ पाता है कि उसे और ज्यादा मनी के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। ये असलियत पे था रेड ड्रैगन क्लैन का ट्रेजरी। जनवू जब यहाँ पे उड़ के इस प्लेस को देखने जा रहा था तो उसे ऐसा ही लग रहा था कि इस प्लेस का कोई एंड ही नहीं है। जनवू फिर एक स्टोरेज रूम के पास आके खड़ा होता है। वो देखते एक बहुत बड़ा सा रूम जहाँ पे बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखा गया था। जनवू सोचने लगते हैं क्या ये एक प्लेस है जहाँ पे मैजिक स्टोर करके रखा जाता है, मतलब मैजिक आइटम्स। यहाँ पे जितने सारी चीजें थे वो सब कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ था। ये जो पूरा का पूरा ट्रेजरी है ना, ये वन हॉर्न क्लैन का आर्चिव है, उससे भी बड़ा है या फिर उससे सेम साइज में है। जनवू यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि इसके अंदर क्या होगा। जब जनवू उस दरवाजे को खोलता है तो उसे बहुत सारे मटेरियल्स मिलता है। इन सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था इस टावर पे, बट ये सारे के सारे मटेरियल जरूरत था उस स्टोन को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए। जनवू यहाँ पे ये तो समझ पाता है कि ये स्टोरेज को समर क्वीन यूज करता था, जिससे वो सारे के सारे मटेरियल्स को कलेक्ट कर पाए, जिससे वो स्टोन को कंप्लीट करे।
जनवू यहाँ पे समर क्वीन को थैंक्स भी कहता है बिकॉज समर क्वीन की वजह से जनवू को एक बहुत बड़ा ट्रेमेंडस गिफ्ट मिल गया था। जनवू भी सोचता है कि अगर यहाँ पे सब कुछ सही तरीके से रहा एंड उसे तो ऑलरेडी एमरल्ड टैबलेट का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल भी चुका है, तो जनवू खुद इस स्टोन को कंप्लीट कर सकता है बिकॉज जनवू के पास ऑलरेडी सारा का सारा मटेरियल्स आ चुका है। बट ये स्टोन में 1% टेंटेड भी था, मतलब थोड़ा सा इधर उधर इन्फॉर्मेशन किया गया था। अगर जनवू खुद के ड्रैगन आई को यूज करे तो उसके थ्रू वो उस चीज को भी बहुत जल्दी फिक्स कर पाएगा। अभी जनवू का नेक्स्ट टारगेट था ब्रैहम को ढूंढना बिकॉज उस पर्सन के हेल्प से जनवू बहुत कुछ अचीव कर सकता था। तो जनवू के छोटे भाई का जो अल्केमिस्ट से जाना पहचाना था, उनके अंदर ही एक था ब्रैहम। जनवू के छोटे भाई ने ये तो मेंशन किया था कि ब्रैहम एक टाइप का स्टबर्न पर्सन है बट फ्री स्पिरिट उसके अंदर भी है। यहाँ पे जनवू के छोटे भाई के साथ तो ब्रैहम का अच्छा दोस्ती था, इस वजह से शायद से जनवू का जो ऑफर है उसे ब्रैहम टर्न डाउन नहीं कर पाएगा। तो जनवू यहाँ पे थोड़ा सा शुक्रमंद था बिकॉज ब्रैहम खुद के वेयरअबाउट्स को हाइड नहीं करता था। एंड यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये भी था कि जब जनवू ने गैलियट से मिला था तब उसने ब्रैहम का ही नाम यूज किया था। अब यहाँ पे जनवू को सिर्फ और सिर्फ खुद की ओवरऑल अटैक पावर को इंक्रीज करने में फोकस करना पड़ेगा बिकॉज जो ब्रैहम था वो असलियत पे अपर फ्लोर पे रहता था, वो एक टाइप का रैंकर भी था। तो जनवू तो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इस तरीके का एक बहुत बड़ा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बहाल भी यहाँ पे जनवू को कह देता है कि अगर ऐसा ही है तो प्लीज वो उसे रीइनकार्नेट होने दे। तो जनवू तो डायरेक्टली उसे रिप्लाई कहता है कि वो ऐसा नहीं होने दे सकता, वो उसे डायरेक्टली मार देगा बिकॉज यहाँ पे बहाल जनवू को तो और कुछ नहीं दे सकता ना। यहाँ पे एक ऐसा भी पर्सन है जो अभी के लिए बहाल से मिलना चाहता है। अभी हम लोग देख पाते यहाँ पे शैनॉन को, जनवू यहाँ पे शैनॉन को बुलाता है एंड यहाँ पे बहाल तो कह भी देता है कि जनवू ये सब ठीक नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ पे समझ पाते हैं कि जनवू ने ऑर्डर दे दिया शैनॉन को बहाल को कंज्यूम कर लेने के लिए। शैनॉन जब बहाल को कंज्यूम करता है तो बहाल का जो मेन पावर था इन्फर्नो पावर, वो सब कुछ शैनॉन के अंदर चला आता है। उसके साथ साथ शैनॉन के पास बहाल का सिग्नेचर स्किल भी था। अब यहाँ पे जनवू ये तो समझ पाया था कि इसके थ्रू जनवू शैनॉन एंड बू दोनों का ही जो रैंक है उसे और भी ज्यादा अप कर पाएगा। अब ऑफकोर्स यहाँ पे शैनॉन एंड बू दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, इस वजह से अभी जनवू को भी खुद का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। अभी जनवू को बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है, उसके अंदर एक नोटिफिकेशन को पढ़ के तो जनवू भी हैरान हो जाता है बिकॉज जनवू ने जब खुद के बैथोरियन डैगर को यूज करते हुए बहाल के एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया था तभी वो जनवू के ऊपर भी एक इफेक्ट किया था। जनवू अभी बहाल का स्किल फायर रेन को यूज कर पाएगा। इवन जनवू के छोटे भाई ने जब बहाल के पास ये स्किल देखा था वो भी जेलस फील किया था बहाल से, ये एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल स्किल है। अब जनवू के पास तो बहुत सारे स्किल्स था जिसको जनवू अच्छे तरीके से यूज कर पाता था बट उसके पास कोई डिस्ट्रक्टिव स्किल नहीं था। बट अभी के लिए जनवू का हर एक स्किल पैटर्न चेंज हो चुका है, उसके पास एक डिस्ट्रक्टिव स्किल भी आ चुका है। अब यहाँ पे चिड़की की वजह से जनवू के पास फायर का हाई एफिनिटी है। अब यहाँ पे जनवू का जो ड्रैगन बॉडी है उसके थ्रू जनवू का प्रोफिशिएंसी भी वो मेकअप कर पाएगा एंड उसके पास मैजिक क्वांटिटी का तो कोई कमी ही नहीं है। अब यहाँ पे शैनॉन जनवू के साथ कुछ बातें करने ही जाता है, उससे पहले जनवू उसे ना कह देता है। अब शैनॉन कहता है उसने तो उसका वर्ड पूरा ही नहीं किया। अब जनवू भी कहता है कि हाँ उसे पता है वो क्या मांगने वाला है। अभी शैनॉन यहाँ पे जनवू को कहता है कि वो पर्सन ऑफ कोर्स जनवू का सबऑर्डिनेट नहीं बनेगा जितने दूर तक शैनॉन को लगता है। अगर वो पर्सन जनवू के ऑफर को रिफ्यूज कर देता है तो क्या वो ये कहने ही वाला था शैनॉन, तभी जनवू कहता है कि नहीं वो नहीं कर सकता। अब जनवू यहाँ पे मेन प्लान था उस पर्सन को खुद के टीम में ज्वाइन करना। जनवू ने जब 5 लेजेंडरी बीस्ट का मैजिक पावर को एब्जॉर्ब किया था जनवू ने उस पर्सन के सोल को भी ग्रैब कर पाया था, इस वजह से उसने उस पर्सन के सोल को स्टोर कर लिया था खुद के अंदर। तभी वो उस पर्सन के जो सोल है उसे बाहर बुलाता है। ये सोल असलियत पे था सेवर गॉड का। और जनवू यहाँ पे स्ट्रेटली सेवर गॉड को कह देते हैं उसके लिए काम करने के लिए। अगर सेवर गॉड ऐसा करता है तो जनवू उसके सन मतलब सेवर गॉड के सन को बचाएगा। अब सेवर गॉड भी ये सुन के हैरान हो जाता है। वो वहाँ पे जनवू को पूछ लेते क्या उसका सन अब भी जिंदा है, बट ऐसा इम्पॉसिबल है बिकॉज अभी के लिए तो असुरा सॉर्टलैंड डिस्ट्रॉय हो चुका है तो उसका सन का जिंदा बचना मुमकिन ही नहीं है। अब सेवर गॉड जब भी खुद का कॉन्शियसनेस में आता था तब वो आउटसाइड में थोड़ा बहुत चीजें देख पाता था एंड यहाँ पे सेवर गॉड इतना तो श्योर था कि जनवू के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था रेड ड्रैगन क्लैन और असुरा सॉर्ट क्लैन दोनों के ही ऊपर। तो यहाँ पे क्या जनवू ये सोच रहा है कि सेवर गॉड उसके बातों के ऊपर बिलीव करेगा। जनवू तो यहाँ पे सेवर गॉड को कह देता है कि वो एकदम ऐसे पोजीशन में नहीं है जहाँ पे वो खुद का मर्जी चला सके। तभी जनवू सेवर गॉड को कहता है कि अगर वो जनवू को बिलीव नहीं कर पा रहा है तो वो यहाँ पे जनवू को फॉलो कर सकता है। तभी सेवर गॉड का सोल एंड जनवू एक एरिया पे जाते हैं। तभी हम लोग समझ पाते हैं कि सेवर गॉड एंड जनवू दोनों ही वन हॉर्न ट्राइब में आ गए थे, मतलब वहाँ पे जो विलेज था वहाँ पे। सेवर गॉड तभी जनवू को पूछते थे कि वो वन हॉर्न ट्राइब में ले आके सेवर गॉड के साथ क्या करने वाला है। तभी जनवू सेवर गॉड को कहता है उसके सामने देखने के लिए। सेवर गॉड वहाँ पे देख पाता है उसके सन को जिसका हालत लगभग अभी ठीक था, उसके चोटों को भी अभी ठीक तरीके से ट्रीट किया गया था। वो वहाँ पे खुद के सन को अलाइव देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। सेवर गॉड जनवू को पूछ रहे थे कि बिन यहाँ पे क्या कर रहा है। जनवू भी यहाँ पे सेवर गॉड को कहता है कि जब वॉर स्टार्ट होता उससे पहले ही जनवू ने बिन को इस एरिया पे शिफ्ट कर दिया था बिकॉज बहाल ने जनवू को ऑर्डर किया था इस लड़के को मार डालने के लिए एंड बहाल बहुत ज्यादा लेजी था इस काम को करने के लिए, इस वजह से जनवू को मौका मिल गया। सेवर गॉड भी ये सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है बिकॉज उसे पता था कि बहाल कभी भी उसके प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगा, वो कभी भी सेवर गॉड के सन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सेवर गॉड तो यहाँ पे रेड ड्रैगन क्लैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पे जनवू सेवर गॉड
को कहता है चिफ को थैंक्स कहने के लिए। ये वही चाइल्ड था जिसे सेबर गॉड ने फियोनिक्स को मारने के टाइम पे छोड़ दिया था। ये उस फियोनिक्स का ही बच्चा था। ऑफ कोर्स जनवू तो यहाँ पे सेबर गॉड के सन को मारने का प्लान बना ही चुका था, बट यहाँ पे चिप आके जनवू को रोक दिया। यहाँ पे चिप ने कहा था जनवू को कि बाकी और किसी भी पर्सन का हालत उस जैसा ना हो। यहाँ पे वो हेट्रेड और किसी को चिप नहीं देना चाहता था। सेबर गॉड भी ये सब कुछ सुन के सोच में पड़ जाता है। वो भी सोच रहे थे कि इस तरीके का चीज कोई कैसे बता सकता है, बिकॉज सेबर गॉड ने तो बहुत बुरा चीज किया था उस फियोनिक्स के साथ। यहाँ पे इस टावर पे कभी भी कोई पर्सन के ऊपर स्ट्रॉन्ग पर्सन रहन नहीं दिखाता, तो ऐसा क्यों उसके साथ हुआ, क्यों उसके सन को भी बचाया गया। ऑफ कोर्स इतने सालों तक असुरा शॉर्टलैंड का साथ देते देते सेबर गॉड भी कुछ इस तरीके का ही हो गया था। वो भी वही लाइफस्टाइल जी रहा था जो बाकी सारे के सारे प्लेयर्स टावर के अंदर जीते हैं। तभी सेबर गॉड यहाँ पे जनवू को कह देता है कि वो कभी भी इस तरीके का एक गिफ्ट को नहीं भूलेगा, वो हमेशा के लिए जनवू का स्लेव बन के रहेगा। वो तभी यहाँ पे जनवू को मास्टर कह के ग्रीट करता है। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि सेबर गॉड खुद के नाइट आर्मर में ट्रांसफर हो गया था। इसका मतलब सेबर गॉड अभी जनवू के स्पिरिट नाइट का एक हिस्सा था। अब यहाँ पे सेबर गॉड कहता भी है कि उसका जो बॉडी है वो और ज्यादा हेवी फील हो रहा है। जनवू यहाँ पे थोड़ा बहुत देख के समझ पाता है कि सेबर गॉड का जो पावर था वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है, उसका स्टैट भी अभी कम गया है। बट इस बारे में जनवू को उतना ज्यादा परेशानी लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज सेबर गॉड के पास अभी भी खुद का रैंक है। इसीलिए सेबर गॉड कभी भी खुद का जो रियल पावर था वो वापस से लेके आ सकता है। अब यहाँ पे सेबर गॉड का जनवू के पास एक रिक्वेस्ट था। वो चाहता था जनवू जाके उसके लिए 9 शॉट्स को ऑब्टेन करे। जनवू भी यहाँ पे सेबर गॉड को पूछ लेती क्या वो उसके स्किल की वजह से ये सारे शॉट्स को मांग रहा है। अब सेबर गॉड भी कहता है हाँ, बिकॉज उसके पास 2 सिग्नेचर मूव्स था। एक था द ग्रेव ऑफ 9 स्वॉर्ड्स एंड दूसरा था स्वॉर्ड ऑफ वॉरपूल। इन दोनों स्किल को यूज करने के लिए सेबर गॉड को बहुत ज्यादा स्टडी शॉट्स का जरूरत था, एंड इस स्किल को यूज करने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स भी पूरा करना था। इस वजह से सेबर गॉड को 9 स्टडी शॉट्स का जरूरत था। सेबर गॉड को इन दोनों स्किल को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे शॉट्स का जरूरत पड़ने वाला था, एंड जितना ज्यादा शॉट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा सेबर गॉड का अटैक भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब जनवू यहाँ पे सेबर गॉड को कहता है बैटलफील्ड पे जाके जितने बचे कुछ शॉट है उन सबको ले आने के लिए, बिकॉज बैटलफील्ड के अंदर बहुत सारे अच्छे शॉट सेबर गॉड को मिल जाएगा। उन सारे शॉट को ग्रैब करने के बाद शायद से सेबर गॉड उसे यूज कर सकता है। ऑफ कोर्स जनवू उसके लिए बाद वाले टाइम पे और भी बहुत बढ़िया शॉट्स को कलेक्ट करेगा। अब सेबर गॉड भी यहाँ पे जनवू को थैंक यू कहता है, और जनवू भी यहाँ पे सोच रहा थी क्या उसे सच में शॉट ढूंढने का अभी के लिए जरूरत है। शायद से उसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैनोवा के पास फिर से लौटना पड़ेगा। अब यहाँ से सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि मार्शल किंग नायू एंड जनवू दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। जनवू यहाँ पे जब मार्शल किंग नायू का फुल पावर को देखता है तो उसे भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लगता है। तभी हम लोग देख पाते हैं मार्शल किंग एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक जनवू की तरफ करता है। जनवू तो उस अटैक को देखते ही डर जाता है, बिकॉज वो अटैक अगर जनवू को टच कर गया तो जनवू बच नहीं पाएगा। ऑफ कोर्स मार्शल किंग एक ऐसा ओपोनेंट नहीं है जिसके साथ फाइट करने के लिए कोई ओपोनेंट उसका पावर को हाइड कर पाए। इसी वजह से जनवू को खुद का फुल पावर को यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जनवू यहाँ पे खुद के कुछ पावर्स को अभी के लिए हाइड करके रखना चाहता था, बट यहाँ पे उसका ओपोनेंट है मार्शल किंग, जिसका पावर अभी तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जनवू ऐसा ओपोनेंट को पहले कभी नहीं फेस किया था। यहाँ पे जनवू के लिए यही अच्छा रहेगा, बिकॉज वो ये तो मरने से तो अच्छा ही है। अब जनवू के फुल पावर को देख के मार्शल किंग भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। मार्शल किंग यहाँ पे जनवू को कह देता है कि अभी जनवू थोड़ा बहुत वर्थवाइल मूव्स को मार्शल किंग के ऊपर कर रहा है। जनवू यहाँ पे सोच रहा था कि अभी तो मार्शल किंग का पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो तो पहले से और भी ज्यादा फास्ट हो चुका है। क्या यहाँ पे मार्शल किंग जनवू के ऊपर इजी अटैक्स पहले दे रहा था? यहाँ पे जनवू भी समझ पाता है मार्शल किंग के ट्रू पावर को। ऑफ कोर्स यहाँ पे जनवू चुपचाप बैठे नहीं रह सकता, वो भी खुद के बाकी पावर्स को यूज करने लगता है। यहाँ पे जनवू एक पावरफुल अटैक को क्रिएट तो करने जाता है, बट मार्शल किंग बहुत ही जल्दी जनवू के सामने आ जाता है, जिससे जनवू खुद का फुल अटैक को कंप्लीट नहीं कर पाता। बट जब मार्शल किंग उस अटैक को महसूस करता है तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है। वो यहाँ पे जनवू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बिकॉज उसका पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एंड जनवू अभी जो टेक्निक को यूज कर रहा था वो एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लिंक टेक्निक था। बट मार्शल किंग यहाँ पे जनवू को कहता है कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बिकॉज यहाँ पे जनवू ने खुद के बहुत सारे पावर्स को अब भी हाइड करके रखा था। क्या उसे लगता है कि इतने सारे पावर्स को हाइड करने के बाद वो मार्शल किंग से जीत पाएगा? तभी जनवू भी यहाँ पे कहता है कि वो मार्शल किंग को फेस करना चाहता है, एंड वो यहाँ पे खुद के फुल स्ट्रेंथ को यूज करेगा। अब पांथे एंड एरोरा तो बाहर बैठे हुए ये पूरा का पूरा फाइट देख रहे थे। यहाँ पे जितने सारे धमाके होता है वो सब कुछ देखे तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैरियर टाइप का तैयार किया गया था, जिससे फाइट का जो इम्पैक्ट है वो बाहर वाले वर्ल्ड पे ना आए। इसी वजह से ये पूरा का पूरा एरिया अभी तक बचा हुआ है। अगर यहाँ पे ये शील्ड नहीं रहता, ये जो पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये कंप्लीट मिस हो जाता। अब एडोरा तो यहाँ पे सोचने लगती कि उनका फादर तो चलो फिर भी सही है, बिकॉज वो एक मार्शल किंग है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उनका ब्रदर यानी कि जनवू के पास भी इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है। पांथे भी यहाँ पे कहते हैं कि ऑफ कोर्स उनका ब्रदर और मास्टर दोनों ही पहले एक
मॉन्स्टर थे, बट अभी वो एक बिगर मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे मार्शल किंग खुद के पावर को यूज करते जनवू के ऊपर अटैक करता है। उसको इस फाइट में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ पे जनवू भी खुद के कुछ कुछ मूव्स को यूज करता है, जिसे देख के मार्शल किंग भी समझ पाता है कि अब भी जनवू के पास कुछ कुछ मूव्स बचा हुआ है। अब जनवू भी यहाँ पे समझ पाता है कि वो अभी डेंजर पे है, बिकॉज उसका मैजिक बहुत ज्यादा कम गया है। जनवू के लिए एक सिंपल स्पार नहीं है। तभी हम लोग थोड़ा सा पहले का सीन देखते हैं, जब जनवू एंड मार्शल किंग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। जनवू यहाँ पे मार्शल किंग को मास्टर कहकर पुकारता है और उसे कहता भी है कि उसका जो प्रिपरेशन था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसी वजह से वो अभी टावर में चढ़ना चाहता है। मार्शल किंग यहाँ पे जनवू को डिसाइड करके पुकारता है। अभी जनवू भी कहता है क्या हुआ है। अभी मार्शल किंग भी कहता है कि ऑफ कोर्स उसका फुल प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पे क्या वो नहीं चाहता कि उसका मास्टर की इंस्पेक्शन करे कि कितना ज्यादा डिसाइपल स्ट्रॉन्ग हो गया है अभी। और जनवू भी यहाँ पे सोच रहा था कि इस तरीके का इंस्पेक्शन कौन लेता है खुद के डिसाइपल के ऊपर। अब ये फाइट जनवू के लिए इतना ज्यादा इंटेंस था कि जनवू अगर खुद के फुल पावर को यूज नहीं करता तो वो कब का मारा जाता। जनवू खुद के लिमिट को ऑलरेडी समझ गया, बट उसने बहुत दूर तक अभी आ गया है। यहाँ पे जनवू मेक श्योर कर रहा है कि वो एक ब्रेक थ्रू करे। अब ऐसे ही करते करते उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फाइट होता है, बट उस फाइट के एंड में हम लोग देख पाते हैं कि जनवू खुद के घुटनों में आ चुका है। वो मार्शल किंग के सामने बाउ डाउन करके कहता है कि वो हार गया है। मार्शल किंग भी यहाँ पे सोच रहा था कि जनवू ने तो खुद का फुल पावर को यूज किया। इवन मार्शल किंग ने भी पूरा कोशिश किया था जनवू के पावर्स को एकदम डिप्लीट कर देने का, बट फिर भी यहाँ पे जनवू खुद का ब्रेक थ्रू कंटिन्यू रखा एंड अब भी वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मार्शल किंग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि जनवू और कितने दूर तक जा सकता है। ऑफ कोर्स ये स्पार का रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़िया था। हाफ मंथ के अंदर अंदर ही जनवू ने खुद के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्शल किंग का और कुछ बाकी नहीं था जनवू को सिखाने के लिए। तभी मार्शल किंग भी जनवू को कहता है वो अभी जा सकता है। अभी हम लोग जनवू को बैंडेज पे बधे हुए देख पाते हैं, जो बहुत ज्यादा स्पीड में कहीं पे जा रहा था। वो खुद के मैजिकल पावर्स को यूज करते हुए एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पे जंप करते करते जाने लगता है। जनवू यहाँ पे खुद के स्ट्रेंथ को आजमा रहा था। वो एक एक पहाड़ को मारते मारते खुद के स्ट्रेंथ को देखता है। वो जितना ज्यादा खुद के स्ट्रेंथ को यूज करता है उतना ही उसे खुद का स्ट्रेंथ अनसेटिस्फाइंग लगता है। ऑफ कोर्स मार्शल किंग यानी कि जनवू के मास्टर ने ऑलरेडी उसे जाने का परमिशन दे दिया था, बट फिर भी जनवू को अभी भी खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं था। अब जनवू ये भी सोचता है कि वो जितना ज्यादा ट्रेनिंग करेगा एंड जितना ज्यादा बिल्डअप अभी से करना स्टार्ट करेगा उतना ही ज्यादा उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता रहेगा। यहाँ पे जनवू को अभी से कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक मिनट उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। जनवू तो जब नायू के साथ फाइट करता है तो वो समझ पाता है कि मार्शल किंग के साथ उसका जो स्ट्रेंथ गैप है वो बहुत ज्यादा है। लगभग 15 दिन तक जनवू ने बहुत बार कोशिश किया था नायू के ऊपर एक डिसेंट हिट देने का, बट वो हमेशा असफल रहा। बट यहाँ पे एक बढ़िया चीज था कि इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग की वजह से जनवू के पास जो रोड ब्लॉक तैयार हुआ था वो उसने ब्रेक कर दिया था। ऑफ कोर्स एट द एंड ये जो पूरा का पूरा फाइट था ना, ये असलियत पे एक गाइडेंस था नायू का उसके डिसाइपल के ऊपर। बट यहाँ पे जनवू इतना तो डिटरमाइंड था कि एक दिन वो जरूर से खुद का मास्टर यानी कि नायू को भी हराएगा हैंड टू हैंड फाइट में। अब सुबेरे होने के बाद पांथे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जनवू अभी उनका ये विलेज छोड़ के जाने वाला है। वो डायरेक्टली जनवू को पूछ रही थी क्या वो अभी अभी जाएगा पहाड़ पे, क्या उसका बॉडी स्टील से बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही हुआ है, बट जनवू ने तो लगभग हाफ मंथ तक नायू यानी कि उनके फादर के साथ फाइट किया था, जिससे जनवू को बहुत सारे फेटल इंजुरीज भी आया था। जनवू यहाँ पे पांथे को कह देता है कि वो अभी फाइन है, बट यहाँ पे पांथे नहीं मानता। वो कहता है कि उनका डॉक्टर्स ने जनवू को कह दिया था थोड़ा बहुत और रेस्ट लेने के लिए। जनवू इतना ज्यादा रश क्यों कर रहा है। अब एडोरा भी यहाँ पे जनवू को कहती है कि जनवू को शायद से और थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए एंड उसके बाद वो तीनों एक साथ जाएंगे। जनवू तो यहाँ पे सोचने लगता है कि ये जो दोनों है ना, ये अदर लोगों के लिए तो स्केरी हो सकते हैं, बट जनवू के लिए वो एक टाइप का इनोसेंट लैम्स हैं। यहाँ पे जनवू उन दोनों को खुद का सिबलिंग ही समझता है अभी से। जनवू यहाँ पे उन दोनों को ऑर्डर देता है उनका जो लेजेंडरी बीस्ट एग है उसे ठीक तरीके से हैच करने के लिए, जिसके बाद उनको एक अच्छा बीस्ट लाना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स उन दोनों को खुद का स्ट्रेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा ट्रेनिंग के थ्रू। पांथे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होकर जनवू को कह देता है कि उसका एटीट्यूड उनके फादर से भी बहुत बुरा है। अब एडोरा भी यहाँ पे जनवू को थोड़ा सा परेशान लुक देके कहता है उसका ध्यान रखने के लिए। जनवू यहाँ पे उन दोनों को कहता है कि वो जरूर से खुद का ध्यान रखेगा। अब जनवू यहाँ पे उन दोनों को ये भी कहता है कि वो थोड़ा सा धीरे धीरे ही टावर को चढ़ेगा, इसी वजह से उन दोनों को जितनी जल्दी हो सके खुद के ट्रेनिंग को कंप्लीट करके जनवू के साथ कैचअप करना पड़ेगा। अब हम लोग देख पाते हैं फर्स्ट फ्लोर के वेटिंग एरिया को, जहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर था। जनवू फिर से उस शहर पे आ गया था हनोवा से मिलने के लिए। जनवू जब हनोवा के शॉप के सामने आ जाता है तो वो सोचने लगती क्या वो अंदर जाएगा या नहीं, वो क्या यहाँ से चला जाए। अब जनवू तो यहाँ पे आया था सेबर गॉड के कुछ शॉर्ट्स को ऑर्डर देने के लिए, बट यहाँ पे आने के टाइम पे जनवू ये भूल गया था कि हनोवा एंड बहाल के बीच में भी एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था पास्ट टाइम पे। ऑफ कोर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आते आते शायद से हनोवा को ये तो पता चल गया होगा कि बहाल अभी मारा गया है। उनको ये भी पता था कि हनोवा उसका हार्ट उतना ही ज्यादा ओपन किया था बहाल के पास जितना ज्यादा उसने जनवू के छोटे भाई के
ऊपर किया था। हैनोवा उन दोनों को इक्वली प्यार करता था एज ए स्टूडेंट की तरह। ऑफ कोर्स जब हैनोवा को पता चला आर्टिया का डिस्ट्रक्शन के बारे में एंड जनवू का डेथ के बारे में, तब हैनोवा बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। वो ये सोचने लगता है कि उसके छोटे भाई के ऊपर जितना ज्यादा एफेक्शनेट हैनोवा था, शायद से उतना ही ज्यादा एफेक्शनेट हैनोवा बहाल के ऊपर भी था। अब ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से जनवू के पीछे से कोई उसे पुकारता है। तभी हम लोग देख पाते हैं हैनोवा को। वो डायरेक्टली जनवू को पूछ लेता है कि वो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है। वो वहाँ पे जनवू को कहता है कि वो इडियट की तरह शॉप के बाहर क्यों खड़ा है, वो अंदर क्यों नहीं जा रहा है, वो यहाँ पे तो उसके साथ ही मिलने के लिए आया है ना। जनवू भी कहता है कि हाँ बहुत दिन हो चुका है उसने हैनोवा के साथ नहीं मिला है। हैनोवा तभी जनवू के लिए कुछ पीने के लिए लाता है। वो वहाँ पे जनवू को कहता भी है कि उसके पास और कुछ नहीं है एक गेस्ट के देने के लिए। जनवू यहाँ पे हैनोवा को पूछे थे क्या उसने खुद के वर्किंग को फिर से स्टार्ट कर लिया है प्रॉपर्ली। हैनोवा भी कहता है कि हाँ उसका शॉप ऑलरेडी रिनोवेट हो चुका है एंड यहाँ पे वो बैठे बैठे तो कुछ कर ही नहीं पाता, इस वजह से वो एक और दो कमीशन इधर उधर लेता है काम करने के लिए। और जनवू भी यहाँ पे कह देता है कि इस शॉप का इंटीरियर तो पहले से बहुत बेहतर दिख रहा है, क्या यहाँ पे कोई पर्सन हैनोवा को हेल्प कर रहा है। हैनोवा भी कहता है कि ये उस नाइट का ही बात है, जनवू ने यहाँ पे कुछ न कुछ उन लोगों के साथ किया था जिस वजह से वो लोग अभी हैनोवा को इतना ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। वो सब के सब पर डे हैनोवा के शॉप के पास आते हैं एंड उससे बेग करने लगते हैं कि वो अलाउ कर दे उन लोगों को शॉप क्लीन करने में। बट इस वजह से हैनोवा के नाम के ऊपर एक क्रेजी रूमर आ गया था। हैनोवा ने उन लोगों के साथ ज्वाइन कर लिया था एक साथ। हैनोवा यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा होकर जनवू को पूछ लेता है कि क्या उसने ये सब कुछ किया है, बिकॉज ये सब कुछ बहुत ज्यादा एनोइंग है। हैनोवा खुद के वेपन्स को परमिशन के बिना किसी को हाथ नहीं लगाने देता, बट वो लोग तो डायरेक्टली आके उन सबको साफ करने लगता है। बट यहाँ पे हैनोवा खुश भी था बिकॉज जनवू ने कुछ दिनों के अंदर अंदर ही खुद का नाम इस पूरे के पूरे टावर पे बना लिया था। जनवू भी कहता है वो सब कुछ उतना ज्यादा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे हैनोवा कहता है इतना ज्यादा हम्बल ना बनने के लिए ये उसके बिहेवियर का बिल्कुल अपोजिट है। अभी हैनोवा यहाँ पे मेन काम के ऊपर फोकस करता है। वो यहाँ पे जनवू को पूछ रहे थे कि वो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों आया है हैनोवा के पास। अगर यहाँ पे जनवू सिर्फ और सिर्फ हैनोवा को देखने के लिए आया कि वो कैसा है, तो उसे ये सब कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, वो खुद का टाइम ही वेस्ट कर रहा है। तो जनवू भी यहाँ पे थोड़ा सा मजाक करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्या यहाँ पे जनवू खुद के टाइम को किल करने के लिए नहीं आ सकता। अब हैनोवा भी यहाँ पे एनोइंग फील करते हुए जनवू को कहता है कि ये सब कुछ ना कहने के लिए, बिकॉज उसका टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, उसे बहुत सारे काम होता है शॉप में, सो इसी वजह से वो जल्दी से जल्दी उसका जो काम है वो बता दे हैनोवा को। अब जनवू भी यहाँ पे हैनोवा को कहता है कि वो हैनोवा को एक काम देने वाला है। यहाँ पे उसका एक कमीशन रहेगा शॉर्ट के ऊपर, उसे एक बहुत बढ़िया शॉर्ट बनाना है। हैनोवा यहाँ पे जनवू के पास से पूछे थे कि जो लेंथ एंड मटेरियल होगा वो कैसा रहेगा। अब जनवू यहाँ पे कहता भी है कि उसका उतना ज्यादा कोई प्रेफरेंस नहीं है, बट वो जो शॉर्ट होने वाला है ना उसका हार्डीनेस थोड़ा सा ज्यादा हो नॉर्मल शॉर्ट से एंड वो थोड़ा सा बेहतर यूज में आए। हैनोवा भी समझ जाता है कि जितना ज्यादा वो मजबूत शॉर्ट को बनाएगा उतना ही ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे। और जनवू यहाँ पे एक और कंडीशन भी लगा देता है। वो यहाँ पे कहता है कि उस शॉट के ऊपर थोड़ा सा शार्पनेस भी ज्यादा रहना चाहिए। ये सुनकर तो हैनोवा गुस्सा होकर जनवू को पूछा क्या वो और ज्यादा डिफिकल्ट काम बनाना चाहता है हैनोवा के लिए। अब जनवू यहाँ पे मजाक करते हुए कह देता है कि इस शॉट को बनाना क्या हैनोवा के लिए सच में इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्या वो इस काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, क्या वो ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। अब हैनोवा भी यहाँ पे गुस्सा होते कहते हैं कि वो बूढ़ा किसको कह रहा है। अब जनवू भी यहाँ पे कहता है कि नहीं ये उसका ही गलती है, बिकॉज उस उतना ज्यादा कॉन्सिडरेट नहीं था। अब जनवू को तो ये पता था कि हैनोवा एक मास्टर क्लास स्मिथ ही है, बट यहाँ पे उसका एज भी अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शायद से इसी वजह से वो खुद के क्वालिटी को भी डिग्रेड कर रहा है। अब हैनोवा तो ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होकर जनवू को पूछ रही थी क्या उसका आंखें सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, क्या उसे हैनोवा का ये मसल को नहीं दिख रहा है। जनवू भी यहाँ पे कह देता है क्या ये मसल है। तभी हैनोवा गुस्सा होकर जनवू को कहता है पूरे के पूरे शॉट को डिटेल वे पे बताने के लिए। वो तभी एक ब्लूप्रिंट टाइप का निकाल लेता है जिसके थ्रू हैनोवा वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को लिखेगा एंड एक शॉट के डिजाइन को तैयार करेगा। अब जनवू यहाँ पे फिर से हैनोवा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद से ये शॉट थोड़ा सा हैनोवा के लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है तैयार करना। अब हैनोवा गुस्से में जनवू को कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शॉट का इन्फॉर्मेशन उसे दे दे। हैनोवा जब इस पूरे के पूरे शॉट का डिजाइन को तैयार करते हैं तो वो समझ पाते कि सिंपल कोई ट्रेजर शॉट नहीं है, इसका हर एक एट्रीब्यूट्स एंड चीजें को देख के हैनोवा को यही लग रहा है कि ये असलियत पे एक डिमोनिक्स टाइप का शॉट है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अगर हैनोवा इस शॉट को कंप्लीटली तैयार कर पाता है तो ये शॉट वन ऑफ इट्स काइंड होगा जो बहुत ज्यादा रेयर होगा इस टावर पे। हैनोवा के लिए भी ये शॉट तैयार करना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कमीशन हैनोवा के लिए एक एक्सपर्ट और मास्टर रेटेड भी हो सकता है। हैनोवा ये सोचने लगता है कि इस लड़के के पास इस तरीके का इन्फॉर्मेशन कैसे आया। हैनोवा यहाँ पे जितना इस लड़के के बारे में जान पा रहा है उतना ही ज्यादा हैनोवा का इंटरेस्ट इस लड़के के ऊपर आ रहा है। अब सब कुछ के एंड में जनवू यहाँ पे हैनोवा को पूछ रही है क्या 10 दिन उसके लिए एनफ रहेगा। अब हैनोवा यहाँ पे कहता है नहीं 12 दिन उसको लगेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंज मेजरमेंट उसको लेने पड़ सकता है इस शॉट के लिए। बट यहाँ पे जनवू उस एग्जैक्ट डेट में आके इस शॉट को ले जाए हैनोवा के पास से। यहाँ पे जनवू हैनोवा को पूछ रही थी तो पेमेंट के हिसाब में हैनोवा यहाँ पे क्या लेगा। अब हैनोवा यहाँ पे कहता है कि वो जो कुछ देना चाहता है दे दे एंड कहीं पे रख दे जाए। अब यहाँ
यहाँ पे जनवू थोड़ा सा रिलीफ फील करता है बिकॉज हैनोवा को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वो अभी ठीक तरीके से काम कर पा रहा है, उसका हेल्थ भी अभी सही है। यहाँ पे हैनोवा को देख के ऐसा ही लग रहा है कि बाहर का शेडो पूरे के पूरे शॉप के नियर में भी नहीं है। यहाँ पे जनवू एक गिफ्ट को भी रख के जाता है हैनोवा के लिए। अब हैनोवा यहाँ पे जनवू को पुकारता है एंड वो कहता है कि जब जनवू उसके एज में जाएगा तब जनवू के लिए भी ये सब कुछ फेयरवेल बहुत ज्यादा नॉर्मल लगेगा। इसी वजह से अभी के लिए इस तरीके का फर्स्ट क्रिएट करना जनवू के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जनवू प्लीज दोबारा ना आए हैनोवा को अनॉय करने के लिए। अब जनवू भी यहाँ पे हैनोवा के बातों को समझ पाता है, वो यहाँ पे समझ पाता है हैनोवा के दर्द को। यहाँ पे जब जनवू हैनोवा के मुंह से ये सुनता है कि उसे देखने के लिए आने का कोई जरूरत नहीं, तो वो समझ पाता है कि यहाँ पे हैनोवा क्या कहने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जनवू हैनोवा को थैंक्स कहता है बिकॉज वो रुका नहीं है, वो खुद के काम को कंटिन्यू कर रहा है एंड हैनोवा अभी तक फ्यूचर को देख के आगे भी बढ़ रहा है। तभी हम लोग हैनोवा के बाहर का जो शॉप है साइन है उसे हम लोग देख पाते हैं कि अभी के लिए हैनोवा कोई भी कमीशन नहीं लेगा कुछ दिनों तक। अभी हम लोग एक गुफा के अंदर असुरा शॉर्ट क्लैन का लीडर शॉर्ट गॉड को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा खराब हालत में था, उसका हाथ भी कट गया था इस पूरे के पूरे बैटल में। जब उसका आंखें खुलता है शॉर्ट गॉड यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि वो अभी कहाँ पे है, वो यहाँ पे कैसे आया था। अभी हमें थोड़े से पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे असुरा शॉर्ट क्लैन के कुछ मेंबर्स शॉर्ट गॉड को बचाने का पूरा कोशिश कर रहे थे। वो लोग जब खुद के पीछे देखते हैं तो देख पाते हैं बहुत सारे रेड ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स उनको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। वो लोग समझ पाते हैं कि रेड ड्रैगन क्लैन ने खुद का ट्रैकर्स का जो नंबर है वो और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तभी यहाँ पे कुछ असुरा शॉर्ट क्लैन के मेंबर्स रुक के उन सारे ट्रैकर्स का नंबर कमाने का कोशिश करते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हुए लोगों को कह देते हैं जल्दी से जल्दी शॉर्ट गॉड को सेव एरिया पे लेके जाने के लिए, तब तक के लिए वो कुछ न कुछ टाइम बाई कर देगा उन लोगों के लिए। तभी उस एरिया पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जहाँ पे हम लोग समझ पाते हैं कि शॉर्ट क्लैन के मेंबर्स ड्रैगन क्लैन के साथ फाइट कर रहा है। वो लोग बहुत ज्यादा बहादुर थे एंड उसके साथ लॉयल थे खुद के गॉड्स के लिए। स्पीयर गॉड के कंधे में यहाँ पे शॉर्ट गॉड था जो बहुत ज्यादा स्पीड से शॉर्ट गॉड को लेकर कोई सेफ एरिया पे जा रहे थे। वो यहाँ पे शुक्रिया अदा करते इतने ज्यादा सैक्रिफाइस देने के लिए खुद के सोल्जर्स को। शॉर्ट गॉड भी ये सब कुछ सोच के थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगी क्या ये सब उसके मेमोरीज का फ्रेगमेंट्स है। वो यहाँ पे समझ नहीं पाता कि उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है। जब वो खड़े होने का कोशिश करता है तो उसके बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा दर्दनाक पेन महसूस होता है शॉर्ट गॉड को। वो यहाँ पे समझ पाता है कि उसके बॉडी के अंदर जितना ज्यादा मैजिक था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैजिक ही नहीं, शॉर्ट गॉड का बॉडी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पे एक मेडिकल था कि शॉर्ट गॉड खुद के स्लम्बर से उठ पाया। तभी शॉर्ट गॉड यहाँ पे पुकारने लगता है किसी को। वो यहाँ पे पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई है। शॉर्ट गॉड यहाँ पे ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पा रहा था। अभी शॉर्ट गॉड सोचने लगते कि अभी उसका जैसा हालत है पास्ट में भी कुछ इसी तरीके का हालत शॉर्ट गॉड का था। तभी यहाँ पे हमें शॉर्ट गॉड का पास दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ बुलीज मिलकर शॉर्ट गॉड के ऊपर बुली कर रहे थे। ये सारे के सारे प्लेयर्स कमजोरों के ऊपर खुद का हक बनाते थे। अब शॉर्ट गॉड तब बहुत ज्यादा कमजोर था, इस वजह से स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आके उसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। तभी एक लड़का यहाँ पे शॉर्ट गॉड को आके कहता है कि वो यहाँ पे शॉर्ट गॉड के प्रिटी फेस को यूज करना चाहता है मनी कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे शॉर्ट गॉड ने पहले ही कुछ मनी को दे दिया था इन सारे लड़कों को, बट वो और भी ज्यादा मनी शॉर्ट गॉड के पास से डिमांड करने लगते हैं। वो यहाँ पे शॉर्ट गॉड को वार्न कर देते हैं कि वो शॉर्ट गॉड को और भी ज्यादा पिटीफुल स्टेट में डाल देगा इसके बाद। ऐसे वो लोग अगर शॉर्ट गॉड के हाथ एंड पैर को काट देते हैं तो शॉर्ट गॉड का जितना ज्यादा उधारी था वो सब कुछ माफ हो जाएगा। शॉर्ट गॉड भी यहाँ पे सोचने लगते हैं कि पास्ट में वो एक डिसेबल्ड चाइल्ड की तरह पैदा हुआ था इस वर्ल्ड पे। हैरासमेंट तो शॉर्ट गॉड के डेली लाइफ का एक हिस्सा हो गया था, बट इस चीज की वजह से शॉर्ट गॉड एक चीज को तो बहुत जल्दी रियलाइज कर पाया, द लॉ ऑफ द जंगल को। यहाँ पे शॉर्ट गॉड का जो फेथ था उसे देख के वो ये तो समझ पाई कि ये टावर इसी तरीके का है, जो कमजोर है उसे कमजोर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे शॉर्ट गॉड सिर्फ और सिर्फ बाकी लोगों के लिए प्रेत की तरह था। अभी हम लोग देख पाते कि उन सबको भगाते हुए वहाँ पे स्पीयर गॉड आ जाता है। जब वो लड़के समझ पाते कि एक वॉनहॉर्न ट्राइब का मेंबर है तो वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब स्पीयर गॉड तो बहुत ही ज्यादा आसानी से उन सारे के सारे लड़कों को हरा देता है। जब शॉर्ट गॉड पहली बार स्पीयर गॉड से मिला था तो वो समझ पाया था कि स्पीयर गॉड उसके सिमिलर एज में था, बट स्पीयर गॉड नाइदर प्रेत था नाइदर प्रेडिटर। अब हम लोग स्पीयर गॉड को भी देख पाते हैं जो यहाँ पे शॉर्ट गॉड को पूछ रहे थे क्या वो सही है। अब यहाँ पे शॉर्ट गॉड तो कुछ कह नहीं पाता, तभी स्पीयर गॉड यहाँ पे पूछ लेता है कि उसे तो यहाँ पे थैंक्स कहना चाहिए उसे, बिकॉज उसने उसका लाइफ बचाया था अभी अभी। तभी शॉर्ट गॉड यहाँ पे खुद के मुंह से कुछ कुछ आवाजें निकलता है। इसके थ्रू हम लोग समझ पाते हैं कि शॉर्ट गॉड पहले गूंगा था। स्पीयर गॉड भी इसे समझ पाता है एंड वो शॉर्ट गॉड को कहता है कि क्या वो अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाता। वो यहाँ पे शॉर्ट गॉड को सॉरी भी कहता है। शॉर्ट गॉड इन सारी चीजों को रिमेंबर करता है तो वो खुद के दिमाग में सोचने लगता है कि वो इन सारे यूजलेस पास्ट के मेमोरीज के बारे में क्यों सोच रहा है अभी। तभी शॉर्ट गॉड को एक रोशनी दिखाई देता है जिसे देख के वो समझ पाता है कि वो इस केव के एंट्रेंस में आ चुका है। तभी वो बाहर की तरफ देखता है तो वहाँ पे कुछ डार्क कलर के बॉडीज उसको दिखता है। वहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी की वजह से शॉर्ट गॉड ठीक तरीके से देख नहीं पाता। जब शॉर्ट गॉड थोड़ा और आगे जाता है एंड उन लोगों को पुकारने का कोशिश करता है तो उसके मुंह से साउंड भी ठीक तरीके से नहीं निकलता। वो फिर से आ करके उन सबको पुकारने लगता है।
थोड़ी देर और आगे जाके स्वॉर्ड गॉड यहाँ पे पूरे के पूरे सिचुएशन को समझ पाता है एंड हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि पूरे के पूरे असुरा स्वॉर्ड क्लैन के जितने सारे मेंबर्स बचे थे इंक्लूडिंग स्पीयर गॉड, उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे भाला एंड एरोस घुसा हुआ था। बहुत सारी यहाँ पे वेपन्स भी उनके बॉडी में था। इस पूरे के पूरे एरिया पे लाशों का ढेर बिछा हुआ था। यहाँ पे ये बहादुर सोल्जर स्पीयर गॉड्स एंड असुरा स्वॉर्ड क्लैन के मेंबर्स खुद के जान तक को बलिदान दे दिए थे स्वॉर्ड गॉड को बचाने के लिए। स्वॉर्ड गॉड तो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ पे इन सब ने खुद का जान तो दिया था बट उसके साथ साथ पूरे के पूरे रेड जायंट क्लैन के जितने सारे मेंबर्स आए थे उन सबको मार गिराया था। इसी वजह से अभी तक स्वॉर्ड गॉड जिंदा है। जब स्वॉर्ड गॉड यहाँ पे स्पीयर गॉड के फेस को देखता है तो वो देख पाता है कि स्पीयर गॉड के फेस में तब भी एक स्माइल था। वो यहाँ पे रोते हुए स्पीयर गॉड को पूछ रहे थे कि वो इस तरीके से स्माइल क्यों कर रहा है। जब हम लोग थोड़ी देर और अच्छे तरीके से देख पाते हैं तो वहां पे पूरा ब्लड हर एक